हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल रीडिंग लवर्स। आई होप यू आर वर्किंग हार्ड। आज हम करने वाले हैं अपना नेक्स्ट सेशन जो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे आपका हरियाणा सेट, ग्रुप सी, डी मीन्स जो कोई भी कंपटीशन का एग्ज़ाम हो। सो लेट अस स्टार्ट। हमारा यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 7 वाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सोना, चांदी, तांबा या सीसा? राइट आंसर है ऑप्शन डी, सीसा। यानी 7 वाहनों के जो अधिकतर सिक्के हैं वो शीशे के थे। सातवाहन शासक शतकर्णी ने 2 अश्वमेध यज्ञ, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि किस राजा ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे या फिर वो कौन से शासक से संबंध मीन्स काल से संबंध रखता था। और राजसूय यज्ञ किया था। गौतमी पुत्र शतकर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रय कहा गया है। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त लागू किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वैसे तो ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है, मीन्स ये हिस्ट्री से रिलेटेड है, लेकिन ये बहुत पूछा जाता है, सो इट इज़ इंक्लूडेड इन टू करंट्स। वोरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड लिटन, ये इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन बी, लॉर्ड कॉर्नवालिस। यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त की व्यवस्था को लागू किया। कॉर्नवालिस को भारत में नागरिक सेवा का जनक भी माना जाता है। यानी जो सिविल सर्विसेज जो एग्ज़ाम होते हैं, जो हाईएस्ट लेवल के एग्ज़ाम माने जाते हैं, उनका श्रेय इंडिया में लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही दिया जाता है। नेक्स्ट है, लोकसभा का 5 वर्ष का सामान्य कार्यकाल समाप्त होने से पहले इसे कौन भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री स्वतः मीन्स अपने आप, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, राष्ट्रपति अध्यक्ष की सिफारिश पर। राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के साथ यानी विचार विमर्श करके उनकी सिफारिश पर लोकसभा को इसके कार्यकाल से पहले भंग कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य एम नहीं है? जनसंख्या वृद्धि मीन्स पहले जो भी क्वेश्चन दिया जाता है उसको अच्छे से पढ़ें। इसमें पूछा गया है कि कौन सा आर्थिक नियोजन का उद्देश्य एम नहीं है? औद्योगिक वृद्धि, आर्थिक वृद्धि, रोजगार सृजन। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनसंख्या वृद्धि। यानी जनसंख्या वृद्धि भारत के आर्थिक नियोजन का उद्देश्य नहीं है। आर्थिक नियोजन के उद्देश्य समृद्धि, आधुनिकीकरण, आत्मनिर्भरता, समानता आदि हैं। नेक्स्ट है, अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया? भाई परमानंद, खुदीराम बोस, वीर सावरकर, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर है ऑप्शन सी, वीर सावरकर। यानी अभिनव भारत का आयोजन वीर सावरकर द्वारा किया गया था। इस संस्था का नाम मित्र मेला था, जो बाद में अभिनव भारत में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट है, किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है? समतल दर्पण, उत्तल, अवतल मीन्स ये डबल है यानी अवतल लेंस। यस, दिस इज अवतल दर्पण और ये अवतल लेंस। राइट आंसर है ऑप्शन सी, अवतल दर्पण। मीन्स जितने भी यहाँ पर ऑप्शन 2 ऑप्शंस दिए गए हैं और काफ़ी नियर है, मीन्स देखने में एकदम लगता है कि ये एक ही है। ये अवतल दर्पण है और ये अवतल लेंस है। यानी किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर का यूज़ किया जाता है।
नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा सदा उस वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? समतल दर्पण, उत्तल लेंस या अवतल दर्पण? राइट आंसर है ऑप्शन बी, उत्तल दर्पण। यानी किसी वस्तु का उत्तल दर्पण में बना जो प्रतिबिंब यानी जो उसकी शैडो होती है वो उसकी वस्तु से हमेशा छोटी, सीधी और आभासी होती है। इसके द्वारा काफ़ी बड़े क्षेत्र की वस्तुओं को मतलब जो उसका प्रतिबिंब है एक छोटे से क्षेत्र में बन जाता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपवर्तन, प्रकीर्णन, व्यतिकरण, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन? राइट आंसर है ऑप्शन डी, पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन। प्रकाशीय फाइबर पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। प्रकाशीय फाइबर 3 भागों से मिलकर बना होता है, कोर, क्लैडिंग और कोटिंग। मीन्स आप इसको ट्रिपल के से भी याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है कांच होता है अतिप्त ठोस, अतिशीतित द्रव, अतिशीतित दिस इज गैस, अतितप्त द्रव? राइट आंसर है ऑप्शन बी, अतिशीतित द्रव। मीन्स कांच एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। कांच बनाने के लिए उपयोग के अनुसार कई प्रकार के कच्चे माल विभिन्न मात्राओं में मिलाकर ऊंचे ताप पर द्रवित किए जाते हैं और कांच को अब दिस इज अधिशीतलित यानी अंडर कूल्ड द्रव भी कहा जाता है, क्योंकि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कांच का परिवर्तन क्रमशः होता है और ठोस कांच में उसकी द्रव अवस्था के सभी गुण होते हैं। साधारणतः मीन्स ये भी जान लेते हैं कि कांच किससे बनता है। साधारणतः कांच सिलिका, सोडियम सिलिकेट और कैल्शियम सिलिकेट का ठोस मिश्रण होता है। कांच अक्रिस्टलीय ठोस के रूप में एक अतिशीतित द्रव है, इसलिए कांच को कोई क्रिस्टलीय संरचना नहीं होती और न ही कोई निश्चित गलनांक होता है। नेक्स्ट है पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए निम्न में से क्या उत्तरदायी है, रिस्पॉन्सिबल है? पोटेशियम कार्बोनेट, लेड ऑक्साइड, बोरेक्स, फेरिक ऑक्साइड? राइट आंसर है ऑप्शन सी, बोरेक्स। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए बोरेक्स उत्तरदायी है। बोरेक्स का उपयोग बोरोसिलिकेट यानी पायरेक्स कांच के निर्माण में होता है। सबसे पहले कानिंग ग्लास वर्क्स कंपनी द्वारा पायरेक्स कांच का निर्माण किया गया था, यानी मोस्टली जो फर्स्ट होता है वो पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट है वह धातु कौन सी है जो विटामिन B12 की एक घटक है? आयरन, मैग्नीशियम, जिंक, कोबाल्ट? राइट आंसर है ऑप्शन डी, कोबाल्ट। विटामिन B12 का दूसरा नाम साइनोकोबालैमिन है। इसके स्रोत मांस, मछली, जिगर, अंडा, दूध इत्यादि हैं। इसका काम वृद्धि, लाल जो रुधिर अणु होते हैं उनका निर्माण करना और न्यूक्लिक अम्ल का संश्लेषण करना है। इसकी कमी के कारण रक्त क्षीणता हो जाती है और तंत्रिका तंत्र में गड़बड़ी हो जाती है। विटामिन B12 का प्रमुख घटक कोबाल्ट है। नेक्स्ट है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन है? विटामिन A, B, C, D? राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। यह मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करता है, जबकि विटामिन बी मीन्स ये भी देख लेते हैं। विटामिन बी की कमी से यानी बी से बेरी नामक रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन डी की कमी से
सूखा रोग हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से लुप्त संख्या, यानी जो यहाँ संख्या है गायब, वो क्या है? यानी ये इसके ऊपर बेस्ड रहती है। दिस इज सो सिंपल, यानी 8 8 3 जा 24 इक्वल टू -1 23। इसी तरह 6 3 जा 18 -1 17। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी, दिस इज 17। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है, अलग है? लाल, रंग, हरा, नीला। राइट आंसर है ऑप्शन बी, रंग, क्योंकि लाल हरा सभी रंगों के नाम हैं और ये यानी इसी में ही इंक्लूड होते हैं, तो ये इससे अलग है। नेक्स्ट है, यदि पूर्व को पश्चिम कहा जाए, उत्तर को दक्षिण कहा जाए, इस तरह के क्वेश्चन में आप सबसे पहले डायरेक्शन लिख लीजिए, यानी दिस इज नॉर्थ, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम। ठीक है, तब उसके बाद इसको डिनोट कीजिए। यदि पूर्व को पश्चिम मीन्स ये पूर्व है, तो इसको क्या कहा जा रहा है? पश्चिम। उत्तर को दक्षिण, यानी उत्तर को कहा जा रहा है दक्षिण। देन उत्तर पूर्व को पश्चिम दक्षिण कहा जाए। सो इसमें जो अदर डायरेक्शन होती है मीन्स उसको अलग कर लीजिए, यानी ये उत्तर पूर्व है, उसके साथ साथ इसको डिनोट करते जाइए। उत्तर पूर्व को पश्चिम दक्षिण, यानी इसको कहा जा रहा है पश्चिम दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? मीन्स यहाँ पर ये उत्तर पश्चिम है, उत्तर पश्चिम है क्योंकि इधर पश्चिम रहेगा, तो उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? उत्तर पूर्व, पश्चिम, दक्षिण पूर्व या पूर्व। मीन्स सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि इसमें रोटेशन किधर से चल रहा है, यानी उत्तर को यानी अपोजिट उसको कहा जा रहा है। जैसे पूर्व के सामने पश्चिम है तो उसको पश्चिम कहा जा रहा है, उत्तर के सामने दक्षिण है तो उत्तर को दक्षिण कहा जा रहा है। अब सेम ऐसे ही रहेगा। अब उत्तर पश्चिम को क्या कहा जाएगा? उत्तर पश्चिम को कहा जाएगा दक्षिण पूर्व, जो उसके सामने की दिशा है। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। मीन्स ये क्वेश्चन आपको इसी तरह करना चाहिए क्योंकि इसमें उलझन हो जाती है। यानी पहले आप डायरेक्शंस डिनोट कर लीजिए, लिख लीजिए, उसके बाद जो यानी कंडीशन चेंज करनी है वो उसके अपोजिट लिख लीजिए ऐसे। नेक्स्ट है, ए बी की पुत्री है, बी सी की माँ है और डी, यानी जब भी आप ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करें तो आप पूरा पढ़ लीजिए। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, कुछ लाइन ऐसी डाल देता है जो इससे संबंधित नहीं होती हैं। मीन्स ये देख लीजिए सबसे पहले कि हमें आंसर किसका देना है, डी का ए से संबंध। तो मीन्स बी ए की पुत्री है, यानी बी की पुत्री कौन है? ए, यानी ये बी है, इसकी पुत्री ए है। ठीक है, तो आप इसको जो लेडीज़ हैं फीमेल हैं उनको सर्कल और जो मेल हैं उनको रेक्टेंगल या स्क्वायर से डिनोट कर लीजिए। बी सी की माँ है। ठीक है, इधर ये जो बी है ये सी की भी माँ है। बी सी की माँ है। ठीक है, तो बी रहेगी सी की मदर। देन डी सी का भाई है। अब जो डी है वो सी का कौन है? भाई है, यानी ये मेल है। डी का ए से क्या संबंध है? अब डी का ए से क्या संबंध रहेगा? भाई, पिता, पुत्र या दादा। सो राइट आंसर रहेगा इसमें, क्योंकि ये सेम जनरेशन के हैं, क्योंकि जनरेशन के अकॉर्डिंग ही आंसर दिया जाता है। यानी पिता, पुत्र और दादा इस जनरेशन में नहीं है, और ये क्या रहेगा? इसका ब्रदर है, क्योंकि ये मेल है और ये फीमेल है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यानी डी ए का भाई है और ए डी की बहन है। नेक्स्ट है, दिस इज सिलोजिज्म एंड नो दिस इज एनालॉगी। कुछ पेड़ पत्ते हैं, मीन्स इसी टॉपिक के अंतर्गत ही आते हैं, यानी ये सम ऑल सम वाला टॉपिक चलता है।
कुछ पेड़ पत्ते हैं, कुछ नाव पेड़ हैं, कुछ पत्ते नाव हैं, मीन्स ये निष्कर्ष है। तो इसको आप वेन डायग्राम से सॉल्व कर लीजिए। कुछ पेड़ पत्ते हैं, सबसे पहले कंडीशन है इसमें कुछ पेड़, यानी पेड़ को हम यानी आपको जैसे इजी लगता है PE या मीन्स जैसे भी, कुछ पेड़ पत्ते हैं। सो जो पत्ते हैं उनको हम सिंगल प से डिनोट करते हैं। कुछ नाव पेड़ हैं, सो यहाँ पर पेड़ ये हैं, सो ये नाव हो गई, यानी नाव को हम न या N से डिनोट कर लीजिए। अब निष्कर्ष, कुछ पत्ते नाव हैं। अब इन्होंने पूछा है कि कुछ पत्ते, ये पत्ते हैं, नाव हैं, नहीं हैं। कुछ पेड़ नाव हैं, कुछ पेड़ नाव हैं, बिल्कुल हैं, क्योंकि इनमें ये दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसको अलग से समझें, ये नाव हैं, ये पेड़ हैं, सो ये वाला जो पोर्शन है ये रहेगा। सो इसमें जो निष्कर्ष दिया गया है, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, क्योंकि निष्कर्ष 2 सही है। सो राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, यदि एक पंक्ति यानी रो में पंकज का स्थान शुरू और अंत दोनों ओर से 5वां है, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, कितने पर्सन हैं। मीन्स आप देख लीजिए कि जैसे सपोज पंकज का जो प्लेस है 1 2 3 4 5, यानी ये बिगनिंग है, ये शुरू है और ये एंड है। मीन्स यहाँ से मान लेते हैं इधर से भी 5 हैं और इधर से भी 5 हैं, तो इट मीन्स उसके आगे और पीछे उतने ही पर्सन हैं। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। सो थोड़ा सा ये वाला क्वेश्चन जो होता है ये मेंटल कैलकुलेशन से होता है। ये देख लीजिए 1 2 3 4 5, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं, पंक्ति में ऑब्वियसली 9 पर्सन हैं, क्योंकि पंकज जो है वो दोनों तरफ से, बाएं से और दाएं से 5वां है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। आप इसको अदर मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे ये रो वाला मेथड है, आप इसको कर सकते हैं, जैसे ये 5 है और 5 में आप 4 ऐड कर सकते हैं और 5 और 4 9। सो ये वाला मेथड बिल्कुल इजी और करेक्ट है। और अगर इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा हो तो तब आप ये वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है, एक सीढ़ी पर 5 लड़कियां बैठी हैं, विभा ऊपर, ये है संगीता विभा से ऊपर की तरफ है। मीन्स ये क्वेश्चन भी आप 2 तरह से कर सकते हैं, चाहे तो आप इसको फ्रेम कर लीजिए जस्ट लाइक ए स्टेयर, या फिर आप इसको बिल्कुल ग्रेटर देन के फॉर्म में भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। संगीता विभा से ऊपर है, ऊपर मीन्स आगे है, मीन्स पहली क्वेश्चन है संगीता विभा से आगे है। ठीक है, दिस वन। दूसरी है पर डॉली से नीचे है, कौन, संगीता, तो इट मीन्स संगीता के आगे डॉली है। सो ये इक्वेशन बन गई है। मीन्स अगर आप समझ पाते हैं इस तरह, बबली संगीता व विभा के मध्य में है। अब बबली जो है वो संगीता, और यानी ये संगीता है, ये बबली है और ये विभा है। ठीक है, ये सेकंड इक्वेशन है। नेक्स्ट है, डॉली रिंकी व संगीता के मध्य में। अब ये डॉली रिंकी और संगीता के मध्य में है, मीन्स इनके बीच में है। तो सीढ़ी पर सबसे ऊपर कौन है, तो मीन्स यहाँ पर आप देख लीजिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। मीन्स इसके अनुसार हो जाएगी, यानी जो तीनों समीकरण बनी है हमारी 1 2 और 3। अब इसको कंप्लीट कर लीजिए। यहाँ पर इसमें सबसे पहले कौन आया है, रिंकी, रिंकी देन डॉली। ठीक है, रिंकी के बाद डॉली, डॉली के बाद संगीता, संगीता के बाद ये संगीता है, ये बबली, संगीता के बाद बबली, बबली के बाद कौन रह गई है, लास्ट वन इज विभा। तो अब देख लीजिए बीच में कौन है। सो बीच में रहेगा, सो बीच में रहेगी
सो यहाँ पर पूछा गया कि सबसे ऊपर यानी ऊपर कौन है, ऊपर रिंकी है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए रिंकी, यानी ये सबसे आगे है। मीन्स चाहे आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं 1 2 3, यानी जो रिंकी है वो यहाँ बैठी है, उसके नीचे डॉली, संगीता, बबली और विभा। ठीक है, नेक्स्ट है यदि एल का अर्थ गुना यानी मल्टीप्लाई, एम का अर्थ है डिवाइड, पी का अर्थ है, तो यहाँ पर जो समीकरण गिवन है इसको फटाफट से लिख लीजिए, यानी 16p। तो p है, p क्या है यहाँ पर, p है प्लस, तो 16 प्लस 24, बस इसमें थोड़ा सा समय लगता है। m, अब m क्या है, m का अर्थ है डिवाइड, 24 डिवाइड 8, q का अर्थ है माइनस, 8 माइनस 6, और देन अगेन m, सो m का अर्थ है डिवाइडेशन। ठीक है, 8 माइनस 6 डिवाइड बाई 2, l का अर्थ है गुना, तो इसको सॉल्व करना है। तो अब इसमें क्या हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लीजिए, 8 3 जा 24, तो 16 प्लस 3 माइनस इसको 2 3 3 गुना 3, क्योंकि वी बोर्ड मास के फॉर्मूले पे चलता है ये वाला क्वेश्चन। सो ये हो जाएगा 16 प्लस 3 माइनस 9, देन 16 माइनस यानी 9 में से 3 गए 6, ये हो जाएगा 10। सो राइट आंसर है ऑप्शन सी। मीन्स ये जो क्वेश्चन है चलता है वी बोर्ड मास, मीन्स थोड़ा सा देख लीजिए, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, इस पे बेस्ड रहता है इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट है, और अगर इस मेथड से हम करेंगे तो ये बिल्कुल करेक्ट जाता है ये वाला आंसर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अनुक्रम दिए हैं, इनमें से एक पद लुप्त है, आपको दिए गए जो विकल्प हैं उनमें से सही विकल्प यहाँ पर चुनना है जो अनुक्रम को पूरा करना है। ए बी डी सी जी एच आई जे एम एन पी ओ, मीन्स इसमें क्या है जो यहाँ पर सीक्वेंस दी गई है, यानी ए से देख लीजिए, ए जी मीन्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी आप इसको लिख लीजिए ए बी डी सी जी एच जे आई, इस तरह इजीली सॉल्व हो जाएगी। देन एम एन पी ओ, मीन्स ए में जी में कितने अक्षर हैं, यानी ये इसमें 6 का डिफरेंस रहेगा। देन अपोजिट एम एन ओ पी क्यू जी एच आई जे के एल एम एन, तो यहाँ पर भी आगे 6 अक्षर रहेंगे जी से एम तक। सो इसमें आपको क्योंकि अलग इसमें छांटना है, सो इन इसमें भी यानी बी से एच तक ये भी 6 रहेंगे, एच से एन तक ये भी 6 रहेंगे, डी जे यानी डी जे ये भी इसमें भी 6 का डिफरेंस है, और जे से पी तक ये इसमें भी 6 का डिफरेंस है। देन सो इसमें आप देख लीजिए कि आगे इसमें क्या आएगा। देन इसके बाद आएगा एम के बाद जो 6 है यानी एन ओ पी क्यू आर एस, यानी एस वाला जो है एस आएगा, यानी ये 2 ऑल ऑब्वियसली कैंसिल। देन एस, उसके बाद एन ओ पी क्यू आर एस टी, सो यहाँ पर टी है, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन अगर आप सारा ही सॉल्व करते हैं तो ये 2 क्वेश्चंस का समय ले लेता है, क्योंकि हम इसे एक्यूरेट आंसर पर पहुंच जाते हैं और पेपर में इतना टाइम नहीं होता है, तो इसको थोड़ा सा स्पीडली और एक्यूरेसी के साथ करें। नेक्स्ट है, रघु और बाबू जुड़वा हैं, बाबू की बहन रीमा है, रीमा का पति राजन है, और रघु की माँ लक्ष्मी है, लक्ष्मी का पति राजेश है। तदनुसार राजेश का राजन से क्या रिश्ता है।
ठीक है, अब इसमें ये ब्लड रिलेशन है, बस इसमें सिर्फ क्या है, नेम से डिनोट किया गया है। रघु और बाबू दोनों जुड़वा हैं, ठीक है, यानी ये दोनों जुड़वा भाई हैं। यहाँ पर कर लीजिए रघु और बाबू, ठीक है, ये दोनों जुड़वा हैं। और बाबू की बहन रीमा, यानी बाबू की बहन है रीमा। रीमा का पति, रीमा का जो पति हैं वो राजन, RJ से डिनोट कर देते हैं, यानी ये रीमा का पति रहेगा। रघु की माँ लक्ष्मी, यानी रघु की जो मदर हैं वो लक्ष्मी है। देन लक्ष्मी का पति राजेश है, लक्ष्मी का जो हस्बैंड है वो राजेश है। तो राजेश का राजन से क्या रिश्ता रहेगा? अब क्योंकि राजन जो है वो इनकी बहन का पति है, तो राजन क्या लगेगा इनका, मीन्स रिश्ते में। तो ये इन राजेश जो है वो राजन के क्या हुए, ये ससुर हुए, ठीक है, इनका ब्रदर इन लॉ, यानी जिसको जीजा बोलते हैं। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, ससुर यानी फादर इन लॉ। नेक्स्ट है, श्री फजल हुसैन के साथ मिलकर चौधरी छोटू राम ने पंजाब यूनिसिस्ट पार्टी की स्थापना कब की थी? 2 सितंबर 1956, दिस इज 1556, 7 अक्टूबर 1556 को, 12 अक्टूबर 1556, 12 अक्टूबर 1923 में। सो ईयर में काफ़ी डिफरेंस दे रखा है। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 12 अक्टूबर 1923 में। नेक्स्ट है, विद्युत धारा उत्पन्न करने के लिए प्रयुक्त युक्ति कहलाती हैं जनरेटर, मोटर, अमीटर, गैल्वेनोमीटर। राइट आंसर है ऑप्शन ए, जनरेटर। नेक्स्ट है, भारत में सबसे अधिक गन्ना उत्पादक राज्य हैं, यानी किस स्टेट में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, तमिलनाडु। राइट आंसर है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, जिसको यूपी भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? यानी बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन है। थॉमसन, चैडविक, न्यूटन, मार्कोनी। राइट आंसर है ऑप्शन ए, थॉमसन। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि किस ईयर में इन्होंने इसकी खोज की थी। नेक्स्ट है, यदि मद्रास को दमसार में ये कोड में इसको चेंज किया गया है, तो उसी कूट भाषा में मुंबई को कैसे कोड किया जाता है? क्योंकि यहाँ पर देख लीजिए सेम बिल्कुल ऐसे ही चेंज होता है, जैसे आप ये देख लीजिए MAD, तो इसको DAM, तो इसी तरह MUM मीन्स MUM तो सेम इसमें बन रहा है। सो उसी के हिसाब से इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। पर आप फिर भी ये देख लीजिए RASSAR देन BAI, तो ये हो जाएगा IAB। सो राइट आंसर ऑप्शन बी, मीन्स इसमें ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है। सो ये एज इट इज़ ऐसे हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्न में से दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनिए। अब इसमें यहाँ पर दे रखा है कि ये मैट्रिक्स टाइप का क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करना है। सो यहाँ पर जो ये गिवन है, जैसे फर्स्ट बॉक्स में है, यहाँ पर 88 आए हैं, यानी इसको देख लेते हैं। जैसे 5 और 3 8, 4 और 7 दिस इज 7। यहाँ पर एक ये 7 है, मिसप्रिंट है। 7 और 4 11, और 11 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो ये 88 हो जाएगा। इसी तरह 8 और 5 13 हो गए। देन 6 और 2 8, यानी 13 8 104, तो सेम यही ट्रिक चलेगी इसमें। देन इसी तरह 5 और 3 8, 8 और 7 15, 15 8 120। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, जैसे आपको ट्रिक पता चल जाती है, लेकिन इसमें क्या होता है कि आपको ये भी देखना होता है कि ये सेम ही रहेगी, कि इसका जो आंसर है सेम आ रहा है, तो तभी हम उस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं।
नेक्स्ट है, नीचे दिए गए प्रश्न में कुछ कथन और उसके बाद कथनों पर आधारित आपको निष्कर्ष दिए गए हैं। हालांकि जो सामान्य ज्ञात तथ्यों से भिन्नता हो सकती है, सभी निष्कर्ष पढ़ें और निर्धारित करें कि दिए गए कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों के आधार पर युक्ति संगत हैं। अब यहाँ पर सभी कप प्लेट हैं, यानी सभी जो कप हैं वो क्या हैं, प्लेट हैं। ठीक है, कुछ प्लेट यानी ये वाले गिलास हैं, ये इसका रिलेशन कुछ वाला है, ऑल सम। सो निष्कर्ष, कुछ ग्लास कप हैं। क्या कुछ गिलास कप हैं? नहीं है। ठीक है, कुछ गिलास कप हैं क्योंकि गिलास इधर हैं और कप जो है वो प्लेट के अंदर हैं, सो वो नहीं है। सभी गिलास कप हैं, सभी गिलास, क्योंकि सभी का तो रिलेशन बनता ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी सम वाले रिलेशन में है, सो ये क्रॉस। सो राइट आंसर है इसका ऑप्शन सी, क्योंकि कोई सा भी निष्कर्ष फॉलो नहीं करता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उत्तर आकृति प्रश्न में दी गई आकृति को मोड़कर बनाई जा सकती है। अब यहाँ पर जैसे कागज को मोड़ने वाली जैसे होती है, तो इसमें आप कैसे मोड़ सकते हैं कि ये अल्फ़ाबेट इस तरह से आए। सो इसमें यहाँ पर देख लीजिए कि ये कैसे, क्योंकि फोल्डिंग से ही आता है। यहाँ पर सबसे ऊपर डी, बी और ए, यानी इस तरह है, और इसमें एन, ओ, बी। तो किस तरह से इसको मोड़ा जाए, तो यानी इसमें सबसे पहले इसको क्या किया जाए, सबसे पहले तो डी और ए, ठीक है, डी और ए जो है उसको अपोजिट मोड़ा जाए, यानी ये मोड़ने की सिचुएशन में आते हैं। देन बी और ई, ठीक है, फिर उसके बाद बी और ई को मोड़ कर देख लेते हैं। आप समझिए कि ये यहाँ पर पहुँच गए हैं। देन उसके बाद क्या हो सकता है, एन और ओ रहता है, तो आप एन और ओ को जब आप इस सिचुएशन में मोड़ देते हैं तो ऊपर क्या आएगा, तो देख लीजिए इसमें ऊपर क्या रहेगा, क्योंकि जब ये मुड़ जाएंगे तो ऊपर डी वाली आकृति रह जाएगी, ये वाली, क्योंकि डी इज लेफ्ट। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, ब्याज की दर ज्ञात करनी है जिस पर 100 रुपये की राशि पर 10 वर्ष की अवधि कितने, यानी 10 वर्ष की अवधि में 200 रुपये हो जाएगी। अब इस प्रश्न में क्या करना है कि जैसा कि आप जानते हैं कि मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100, ठीक है, तो इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा, इसमें हो जाएगा ब्याज गुना 100, यानी आपके पास ब्याज कितना दिया हुआ है, यानी 200 रुपये, यानी ब्याज 100 रुपये है और वो 200 कब हो जाएगी, यानी ब्याज हो जाएगा 200। बिल्कुल सिंपल उससे करना है ये, ब्याज गुना में 100 बटे 200, क्योंकि ये भी पूछा गया है, यहाँ पर समय दे रखा है अवधि, और ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन, मूलधन कितना होगा, मूलधन होगा 200 ना कि 100 रुपये। ये याद रखना है आपको कि 200 रुपये हो जाएगी। सो और ये समय, देन ये बिल्कुल इजी ट्रिक रहेगी। सो ये हो जाएगी 10%। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, नालंदा और नवादा 2 शहर हैं। साबिर नालंदा से नवादा तक 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है, ठीक है। अब नालंदा और नवादा है तो इसमें ये जाता है 30 किलोमीटर के हिसाब से और वापस आता है, यानी वापसी करता है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की, यानी उसकी औसत रफ्तार बतानी है आपने, औसत दूरी बतानी है। इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, यानी जितनी चाल वो चल के गया है, यानी ये हो जाएगा 2 गुना 30 गुना 70 बटे 30 प्लस, यानी 70 प्लस 30, आप इसको ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 इज इक्वल टू 42, यानी ये 42 किलोमीटर पर आर, यानी औसत आ जाएगी, एवरेज। एक प्लेटफॉर्म की लंबाई 131 मीटर और
यदि 67 मीटर लंबी ट्रेन 45 किलोमीटर की घंटा की वेग से चाल से चल रही है तो वह प्लेटफॉर्म को कितने समय में, यानी इसमें आपको टाइम निकालना है। तो इसमें क्या हो जाएगा, प्लेटफॉर्म की लंबाई और रेल की लंबाई जो है ट्रेन की वो ऑलरेडी ऐड हो जाएगी। तो आप इसको ऐड कर लीजिए, 131 + 67 ये हो जाएगी 198 मीटर। चाहे पुल की लंबाई हो, सुरंग की लंबाई हो, वो सभी ऐड होती हैं। फिर उसके बाद ट्रेन की गति जो है वो 45 किलोमीटर है। तो अब इसका आप क्योंकि हमें समय सेकंड निकालना है तो आप इसको 5/18 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि किलोमीटर को जब मीटर पर सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुणा करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी 25/2। उसके बाद आप टाइम निकाल लीजिए, हेयर वी हैव अ स्पेस। सो ये हो जाएगा, क्योंकि 198 आ गया था टोटल, तो 198 गुना 2। आप इसको चाहे इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इजी रहेगा, बटे में 25। तो ये हो जाएगी 15.84, क्योंकि 25 से ये वाला डिवाइड नहीं होगा तो इसको गुना करके आप इसको इससे 25 से भाग कर दीजिए। नेक्स्ट है 15 ट्रैकमैन एक पटरी नवीकरण के कार्य को 12 दिन में करते हैं, तो 18 उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। अब बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे ये ट्रैकमैन है 15, ठीक है, और डी है डेज, दिन कितने हैं 18। अब 15 जो पर्सन है, 15 जो बंदे हैं वो इसको 18 दिन में कर रहे हैं कार्य को। दिस इज ये 12 हैं, ठीक है। तो 18 ट्रैकमैन, अब यहां पर दे रखा है 18, सो ये दिस इज 12। सो अब क्योंकि यहां पर 12 दिन दे रखे हैं, तो अगर 15 व्यक्ति सो यहाँ आएगा, क्योंकि ये 12 दे रखे हैं। तो अब इसमें क्या है, थोड़ा सा इसको समझ लीजिए कि जैसे 15 आदमी, यानी आदमी ज़्यादा हैं और दिन थोड़े हैं, तो इसका मतलब अब यहाँ पर आदमी ज़्यादा हैं तो दिन ऑब्वियसली थोड़े लगेंगे। जब 15 व्यक्तियों को 12 दिन लग रहे हैं तो 18 को कितने लगेंगे, यानी इसमें हो जाएगा इनका विलोम अनुपात। ऐसे सिर्फ ये रेशो इसमें थोड़ा सा समझना होता है, यानी ये हो जाएगा 15 गुना 12/18। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। दिस इज 10। एक कोच सहायक एक कोच की मरम्मत 12 दिनों में करता है, उसके तकनीशियन वही जॉब 18 दिवस में पूरा करते हैं। यदि ये तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को पूरा करे, तो ये भी बिल्कुल वर्क वाला ही क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, एक कोच, अब कोच करेगा जैसे 1/12 दिन में, ठीक है। तो तकनीशियन उसी काम को 18 दिन में, तो अब दोनों कितने दिन में, तो इसमें ऐड कर दीजिए। सो इसका एलसीएम लेके आप इसको सॉल्व कर लीजिए। इसका एलसीएम आ जाएगा 36, यानी ये हो जाएगा 5, यानी अब इसमें क्या करना है, अब दिन निकालने हैं, तो 5/36, या ये नहीं कि जैसे ऑप्शन में ये दिया है तो आप इसको एकदम से टिक कर दें। इसको आप सॉल्व कीजिए पूरा अपोजिट करके, 36/5 ये आ जाएगा 7.2 दिन, क्योंकि वर्क और काम का जो रिलेशन होता है वो अपोजिट्स होता है। ठीक है, सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। यहाँ पर देख लीजिए, एग्जामिनर ने बिल्कुल उलझाने के लिए दे रखा है ये वाला, क्योंकि ये यहाँ पर ये आंसर आ गया और हम पूरा आंसर क्वेश्चन सॉल्व करके फिर रोंग पे टिक कर रहे हैं। सो ये ध्यान रखिए, इसको सीधा करके इसको सॉल्व करना है, तब आपके दिन निकलेंगे। नेक्स्ट है 15 मीटर विकर्ण वाले एक वर्गाकार यानी स्क्वायर है। अब उसमें 15 मीटर का ये वाला विकर्ण ये होता है, ये 15 मीटर का है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप सभी जानते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, आई थिंक, और वर्ग का जो विकर्ण होगा वो क्या होगा, यानी भुजा को हम चाहे आप भुजा ही लिख दीजिए सीधा, आप ए मान लीजिए, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए भुजा √2
ठीक है। वर्ग के विकर्ण का ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें क्या है, भुजा दे रखी है हमें, तो ये हो जाएगा 15 बराबर दिस इज भुजा, यानी भुजा, यानी क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन होता है, चाहे इसको आप पॉइंट से डिनोट कर दीजिए, ऑलरेडी अंडरस्टूड है। तो भुजा हो जाएगी 15 बटे में √2। तो अब आपने क्या यूज़ करना है, अब आपने वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। सो अब क्या हो जाएगा, इससे आगे हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, यानी भुजा का स्क्वायर, ठीक है, वर्ग का, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों विकर्ण, इसका भी वर्ग होगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, दिस इज होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 15 का जो स्क्वायर रहेगा 225 यानी 225, और 2 का क्योंकि ये ऑलरेडी 2 कट हो जाएगा तो ये 2 रह जाएगा, ठीक है। तो आंसर आ जाएगा 112.5। ये देख लीजिए, बिल्कुल ये पजल वाला आंसर दे रखा है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो दिस इज सो इजी। नेक्स्ट है, एक बिजली का उपकरण हर 60 सेकंड के बाद बीप करता है, यानी एक आवाज़ निकालता है, और एक और बिजली का उपकरण हर 62 सेकंड के बाद। तो उन्होंने एक साथ बीप, मीन्स इस तरह का क्वेश्चन देखते ही समझ जाइए कि आपको इनका क्या करना है, एलसीएम करना है, लेस है, यानी लघुत्तम निकालना है इनका। तो आपने क्या करना है, 60 और 62 का एलसीएम अगर आप सीधा नहीं निकाल सकते हैं तो वही जो पुराना तरीका हमें शुरू से सिखाया जाता है, आप इसको ऐसे एलसीएम कीजिए इसका। तो इसका जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा, यानी 2 गुना 2 गुना 15 गुना 31, ठीक है, ये हो जाएगा 1860। देन वी मूव टू आवर ऑप्शंस, क्योंकि हम पूछा क्या गया है, क्योंकि इसमें समय पूछा गया है कि वो सबसे पहले एक साथ, यदि अगर अब यहाँ पर कहा गया है कि 10 बजे बीप किया था, ठीक है, अब 10 बजे अगर वो बज रहा है तो अगली बार वो कब करेगा, तो अब आप इसका आवर्स बना लीजिए, यानी 1860 बटे 60, यानी ये निकल जाएंगे 31 मिनट, यानी 10:31 पर, यानी 10 AM पर। कई बार एग्जामिनर क्या करता है, ये देख लीजिए 10:31 AM PM इस तरह भी दे देता है, तो आप ध्यान से देखिए कि सुबह के दिए आपसे पूछा जा रहा है या शाम का पूछा जा रहा है, ठीक है। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी। बिल्कुल इस क्वेश्चन में और कुछ नहीं करना है आपको, एलसीएम निकाल के अगर आपसे समय पूछा गया है तो आप उसके आवर्स बना दीजिए, मिनट निकाल लीजिए, अगर सेकंड में पूछा गया है तो सेकंड ऑलरेडी निकल रहे हैं। नेक्स्ट है, एक लड़के को एक संख्या का 12 से गुणा करने के लिए भी मोस्टली पूछा जाता है ये वाला प्रश्न, कि भाई आपको 12 से गुना करना है, यानी मल्टीप्लिकेशन करना है। सो भूलवश उसने उसको 21 से गुना कर दिया है, तो सही उत्तर से उसका उत्तर जो आता है वो 63 ज़्यादा आता है। तो इसमें क्या करना है आपको कि आप मान लीजिए, जैसे आपकी जो संख्या है वो x मान लीजिए, ठीक है, a b, क्योंकि x से हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो 21 था, क्योंकि 21 से गुना करना था, तो आपको क्या करना है, x मल्टीप्लाई बाय, यानी x को 21 से गुना करना है, माइनस x गुना में 12, ठीक है। तो जो संख्या दी गई है इज इक्वल टू 63। इस तरह का जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इसी फॉर्मेट में इसकी स्टेटमेंट बनेगी। ये देख लीजिए, अगर जो भूलवश है, जैसे यहाँ पे दिया गया है ऊपर 12 से गुना करने के लिए कहा गया था ना, लेकिन किया उसने 21 से, तो पहले आपको जिससे उसने किया है उसको गुणा कीजिए, यानी वो ज़्यादा में से ही हम माइनस कर सकते हैं ना थोड़ा। सो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 63, ठीक है, ये हो जाएगा 7। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए। सो एक सेना का सेनापति यानी इतने सैनिक के साथ एक पूर्ण वर्ग बनाने की इच्छा रखता है, तो इसकी व्यवस्था के बाद कुछ सैनिक बच गए, तो कितने बच गए थे। अब थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि अब सेना का सेनापति एक पूर्ण वर्ग बनाना चाहता है, यानी ये किसी उसका स्क्वायर बनाना चाहता है संख्या का। तो आपको क्या करना है, ये वाला जो क्वेश्चन है आपको ऐसे सॉल्व करना है, 365 जैसे हमें शुरू से सिखाया जाता है, ये वाला वर्ग अगर आपको याद है। सो ये पेयर बनेगा, एक ये और एक ये वाला पेयर बनेगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये शुरू में 1 पे जाएगा,
सो 1 1 यानी ये हो जाएगा 2, यानी ऊपर से जोड़ा, ये पेयर उतर जाएगा यहाँ पर। देन ये और ये ऐड होते हैं ऑलवेज, तो ये हो जाएगा 2। तो अब आप देख लीजिए किस पे जाएगा। सो ये जाएगा ये जाएगा 9 पे। सो यहाँ भी 9, यहाँ भी 9। सो यहाँ जो संख्या आ जाएगी वो जाएगी 162, क्योंकि भाग ऐसे ही होता है। देन इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, 5 में से गया 4, देन 462। सो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। 29 में आपको ऐड करना है, यानी ये हो जाएगा 38। 9 9 18। अब ये किस पे जाएगा? सो क्योंकि ये संख्या बड़ी हो गई है, अगर 2 पे जाएगा तो 2 3 6 से ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 1 पे जाएगा। ठीक है। सो 381। देन उसके बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो शेषफल इन हिंदी हम कहते हैं, शेष जो रहेगा 81, यानी जो बचा हुआ है, यानी जो बचे हैं वो शेष सैनिक बचे हैं 81। नेक्स्ट है 24 लड़के और उनके शिक्षक की औसत उम्र 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र निकाल दें तो औसत उम्र 1 वर्ष कम हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र क्या है? तो अब इस वाले प्रश्न में हमें क्या करना है कि हम मान लेते हैं कि चलो उम्र जो है वो x है। ठीक है। अब औसत, ये वाला वर्ड जरूर ध्यान रखिए आप। तो इसमें औसत एज यानी 24 लड़के और उनके शिक्षक, यानी टोटल हुए 25। ठीक है। तो ये हो जाएगा 25 गुना 15, यही कहा गया है ना फर्स्ट लाइन में, 25 गुना 15। और क्योंकि हमने शिक्षक की एज मानी है, ये वाली, ये शिक्षक की एज है -x। देन इज इक्वल टू, क्योंकि अब अगली लाइन में इन्होंने कहा है कि शिक्षक की उम्र निकाल दे। यहाँ पर तो 25 कर दिया, अब यहाँ पर 24 कर दिया है, तो उम्र 1 वर्ष कम हो जाएगी, तो ये वाली उम्र भी 1 वर्ष कम, तो मीन्स ये 14 रह जाएगी। ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल मेंटली कैलकुलेशन पे बेस्ड है, ये आप इसको मेंटली भी सॉल्व कर सकते हैं। देन ये हो जाएगा 25 को 15 से गुना किया 375 -x इज इक्वल टू 336, इसको गुणा किया तो ये आ जाएगा 39, यानी शिक्षक की जो उम्र रहेगी वो 39। बस थोड़ा सा आपको ये सोचना है कि इसमें क्या पूछ रहे हैं। 24 लड़के और उनका शिक्षक यानी 25, इनका एवरेज रहेगा 15। ठीक है। औसत निकाल दे, और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि 24 में से एक शिक्षक निकाल दो, 25 में से 24 रह जाएगा और 15 में से 14 रह जाएगा, और इसका आप सॉल्व कर लीजिए। देन नेक्स्ट, एक संख्या के 3/8 एवं 2/7 का अंतर मीन्स माइनस। ठीक है। मान लीजिए हम संख्या मान लेते हैं x। अब यहाँ पर कहा गया है कि संख्या, ये है संख्या 3/x 8x। ठीक है। और इन दोनों का अंतर यानी 2/7x इज इक्वल टू 50। दिस इज द इक्वेशन। तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए। इसको सॉल्व करके आएगा, यानी इसका आप एलसीएम ले लीजिए, ये आ जाएगा 21x - 16x। ठीक है। जैसे हमें सिखाया जाता है शुरू से। सो 50 गुना 8 गुना 7। ठीक है। ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 560। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, एक व्यापारी नकद भुगतान पर अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। ठीक है। और उसके वो छूट देकर भी वो 17% लाभ कमा रहा है। और अब उसने क्या किया कि अपनी चीज़ों के अंकित मूल्य और उनके लागत मूल्य से भी ज़्यादा कितने रखने चाहिए, कि 10%, 100 में से 10% छूट दे रहा है, तब भी 90% वो कमा रहा है। तो अब इसमें क्या करना है, कितना मूल्य रखना चाहिए, यानी सीपी पूछ रहा है, ये क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो इट मीन्स हम मान लेते हैं कि सीपी हमारा x रहेगा, क्योंकि मोस्टली इस वाले क्वेश्चन में हम 100 से ही डिनोट करते हैं। ठीक है। सो और वस्तु का जो अंकित मूल्य है, अंकित मूल्य आप x मान लीजिए। सो अब उसके बाद अब क्या रहेगा, अंकित मूल्य यानी इस x पर 10% की छूट, यानी x गुना 90। ठीक है ना, 90/100 इज इक्वल टू 117, क्योंकि इसी पे ही इसने 17% लाभ कमाया है।
तो 100 में 17 ऐड किए 117 हो गया। तो अब उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 117 गुणा 100 बटे 90। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आ जाएगा 130, 130 आ जाएंगे, यानी जो अंकित मूल्य था वो 130 रुपये था। अब लेकिन जो ये क्रय मूल्य से 30% अधिक है ना, क्योंकि 100 में 30 ऐड हुए, तो राइट आंसर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, फरीदाबाद गुड़गांवा रोड पर एशिया की सबसे ऊंची बैठी हुई हनुमान की मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 108 फुट, 109, 103, 111। राइट आंसर है ऑप्शन डी 111 फुट। अब यहां पर दिया गया है एक संख्या में 10% कम करने पर वह 30 हो जाती है, तो संख्या क्या है? अब इसमें क्या है, मान लीजिए एक संख्या x है, अब उसमें 10% कम किया तो वो 90 रह गई, यानी एक संख्या में से 10% कम किया तो वो कितनी रह जाएगी? 30। सो दिस इज द इक्वेशन, इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगी 30 गुणा 100 बटे 90। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 और ठीक है, ये हो जाएगी 100/3 मीन्स 33, यानी 100 में 100 का जो थर्ड होता है वो होता है 33, 1/3। नेक्स्ट है, दो व्यक्ति सांसद के लिए चुनाव लड़े, उसमें विजेता उम्मीदवार ने डाले गए कुल मतों के 57% और 42,000 मतों से वो विजयी हुआ। तो फिर कुल मत कितने डाले गए थे? तो अगेन वी मूव टू आवर क्वेश्चन। अब यहाँ कहा गया है कि कुल मतों के इतने, यानी हमें टोटल मत हमें पता नहीं है यहाँ पर, तो हमें क्या करना है, टोटल मत जो है वो मान लेते हैं हम x हैं। ठीक है, कुल मत जो है वो x रहेंगे। अब x यानी कुल मतों के 57%, यानी x का 57%, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर ये भी बताया गया है कि 57% मत प्राप्त किए और 42,000 मतों से वो विजयी हुआ। यानी 100 में से आपको क्या करना है कि 100 में से अगर 57 हम माइनस करते तो 43 हमारे पास बचता है। ठीक है, ये देख लीजिए, 10 में से 7 गए 3, 9 में से 4 गए 5 गए 4, 43 रहेगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, तो ये हो जाएगा कुल मत का, यानी x का 57 माइनस 43, ठीक है, इज इक्वल टू जो 42,000 दिया गया है, तो ये हो जाएगा x गुना, यानी इसमें से ये माइनस करेंगे तो 14 रहेगा, ठीक है ना, बटे में 100 इज इक्वल टू 42,000। सो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा, यानी इसको इधर लाएंगे, x इज इक्वल टू 42,000 गुना 100 बटे 14, ठीक है, तो ये रह जाएंगी 3। सो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, 3 लाख। यदि एक व्यापारी एक कलाई घड़ी 450 में खरीदता है और उसका सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे 10% छूट देकर भी 20% लाभ प्राप्त हो सके तो तदनुसार उस घड़ी का सूचीबद्ध मूल्य कितना होगा? अब कितने में खरीदता है घड़ी? 450 में, ठीक है, तो सूचीबद्ध मूल्य हमें निकालना है, तो हम मान लेते हैं कि सूचीबद्ध जो मूल्य रहेगा वो x मान लेते हैं, और हमारे पास जो CP है 450 गिवन है, तो उसने क्या किया कि यदि इसका सूचीबद्ध मूल्य इस प्रकार निश्चित करता है कि उसे उस पर, यानी x पर 10% छूट दी उसने, x पे उसने अगर 10% छूट दी है तो 90 रह गया 100 में से, ठीक है ना, तो 90/100। अब इक्वल में अब वो क्या करता है, 20% लाभ
अब 450 CP है तो इस पे 20% लाभ हो जाएगा, 120 बटे में 100। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 420, सॉरी दिस इज 450 मल्टीप्लाई बाय 120 अपॉन 90। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए, 9 5 45, 12 5 60, सो दिस इज 600। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 9 जनवरी, 5 जुलाई, 23 अप्रैल, 5 जून। राइट आंसर है ऑप्शन डी, 5 जून को। नेक्स्ट है मैक-मोहन रेखा निम्नलिखित देशों के बीच की सीमा रेखा है। यानी मैक-मोहन रेखा किन देशों के बीच आती है? भारत पाकिस्तान, भारत अफगानिस्तान, भारत चीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। राइट आंसर है ऑप्शन सी, भारत और चीन। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा आती है। नेक्स्ट है एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, हेग, न्यूयॉर्क, लंदन। राइट आंसर है ऑप्शन डी, लंदन। नेक्स्ट है भाखड़ा नांगल बांध निम्नलिखित नदी पर बना हुआ है? झेलम, चिनाब, ब्यास, सतलुज। राइट आंसर है ऑप्शन डी, सतलुज पर। भारत का सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा नांगल बांध पंजाब राज्य में सतलुज नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है? यूरेनस, मंगल, बृहस्पति, शनि। राइट आंसर है ऑप्शन सी, बृहस्पति। सो ये थी हमारी आज की क्लास। आपको हमारी क्लास कैसी लगी है आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।